गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ, अधिगम हेतु निर्धारण। इसका थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट का नेक्स्ट पॉइंट है अभिव्यक्ति की विशेषताएं। अभिव्यक्ति का प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार की है। सबसे पहले है अभिव्यक्तियाँ व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। अभिव्यक्ति की पहली विशेषता यह है कि यह व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थितियां या समूह के प्रति जैसी अभिव्यक्तियां रखता है, उसी अभिव्यक्ति के अनुसार व्यवहार भी करता है। इस प्रकार यदि किसी वस्तु या परिस्थितियों के प्रति किसी व्यक्ति की अभिव्यक्तियों का ज्ञान होता है तो उससे उस वस्तु या परिस्थितियों के प्रति उस व्यक्ति की उसका व्यवहार कैसा होता है, ये उसकी व्यवहार की दशा होती है। नेक्स्ट है एक संगठन। अभिव्यक्ति एक प्रकार से संगठित होता है जो इसकी दूसरी विशेषता के अंदर व्यक्ति अपने आप संगठित होता है और वह अपना कार्य करता है और सबसे जो भी कार्य करवाना होता है वह उससे करवाता है। मनुष्य का किसी भी वस्तु या परिस्थिति के संबंध में ज्ञान होता है और उस पर वह चिंतन और मनन करता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष दर्शन। अभिव्यक्ति की तीसरी विशेषता यह है कि इसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसका स्वरूप अप्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि प्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट है सकारात्मकता या नकारात्मकता। अभिव्यक्ति में सकारात्मकता एवं नकारात्मकता दोनों होते हैं, अर्थात इसका रूप सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। यही कारण है कि लोगों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम, घृणा, रुचि, अभिरुचि, पसंद, नापसंद, आकर्षक, विकर्षक, सहयोग, संघर्ष, पक्ष, विपक्ष अभिव्यक्तियों को दोनों रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गत्यात्मकता होना। अभिव्यक्ति की नेक्स्ट ये कि अभिव्यक्ति के अंदर गत्यात्मकता होती है। यद्यपि इसमें स्थायित्व का तत्व अधिक होता है परंतु वे सामाजिक सीख के द्वारा अर्जित की जाती है। अतः व्यक्ति के ज्ञान, अनुभवों, परिस्थितियों के अनुरूप इसमें आवश्यक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है जन्मजात नहीं। अभिव्यक्ति जन्मजात नहीं होती है। ये इसके अंदर ये कि अभिव्यक्ति की एक विशेषता यह बताई गई है कि ये जन्मजात नहीं होती, अर्थात ये पूर्व से विद्यमान नहीं रहती। यह किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना एवं परिस्थितियों के संबंध में सीखी जाती है। नेक्स्ट है वस्तु का संबंध भाव निहित होता है। अभिव्यक्ति के अंदर वस्तु का जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में पाई जाती है। इस प्रकार अभिव्यक्तियों में इन्हें रखने वाले व्यक्ति एवं उसके संबंध में रखी जाती है के बीच व्यक्ति एक एवं वस्तु का संबंध पाया जाता है। अभिव्यक्तियाँ न्यूनाधिक रूप से स्थायी होती है। यह क्या होता है कि अभिव्यक्ति की एक विशेषता यह है कि वह न्यूनाधिक रूप से स्थायी होता है। चूँकि अभिव्यक्तियाँ सीखी जाती है इसलिए इनमें परिवर्तन होता है। अब समूह के सदस्यों में समान रूप से रहती है। अभिव्यक्ति समूह के सदस्य में समान रूप से रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक समूह की किसी सामाजिक स्थिति या समूह कौशल में बनती है। एक अभिव्यक्ति रखने वाले समूह के सभी या अधिकांश सदस्यों में समान रूप में पाई जाती है। अब अभिप्रेरणात्मक अभिव्यक्ति समूह में सदस्यों के समान रूप से पाई जाती है।
अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक भावात्मक गुण पाए जाते हैं। इससे एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है कि प्रेमी की प्रेमिका के प्रति अभिवृत्ति के प्रेरणात्मक एवं भावात्मक दोनों ही विशेषताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है अभिवृत्तियों में व्यक्ति की शामिल होते हैं और समूह भी होते हैं। इस किसी संपूर्ण समूह के संदर्भ में भी विकसित हो सकता है। इससे इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा या प्रेम की अभिवृत्ति रख सकता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा रख सकता है। इसी तरह एक समूह भी किसी समूह के प्रति अभिवृत्ति रख सकता है। ये सारी अभिवृत्ति की विशेषता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति के प्रकार। सबसे पहले भावात्मक या सकारात्मक प्रवृत्ति। भावात्मक अभिवृत्ति के कारण व्यक्ति का झुकाव वस्तु, घटना या वर्ग के अनुकूल रहता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था, विचार, धर्म या प्रक्रिया के प्रति विश्वास रखते हैं, उसे पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं तथा उसके अनुकूल अपने को समायोजित करने की को रखता है, तो यह हमारी भावात्मक या सकारात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है निषेधात्मक या नकारात्मक। इसके प्रकार में निषेधात्मक प्रकृति के कारण व्यक्ति का झुकाव बहुत घटना या वर्ग के प्रतिकूल रहता है। निषेधात्मक अभिवृत्ति हानिकारक होती है जब हम किसी राजनीतिक पार्टी, प्रक्रिया, स्थान, जाति या व्यक्ति की घृणा करते हैं। उसमें नकारात्मक होता है, उसमें अविश्वास रहता है तथा अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारी निषेधात्मक या नकारात्मक अभिवृत्तियाँ कहलाती है। नेक्स्ट है सामाजिक अभिवृत्तियाँ। सामाजिक अभिवृत्तियों में अभिभूत है कि जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता, सहयोग, सहरूपता, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि अभियुक्तियाँ शामिल की जाती है। विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्तियाँ। विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्तियों में वे अभिवृत्तियाँ जिसके अंतर्गत परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों, मित्रों एवं अन्य परिचित लोगों के प्रति व्यक्ति को अभिवृत्ति रखता है, जो शामिल किया जा सकता है। पांचवा है विशिष्ट समूह के प्रति अभिवृत्तियाँ। विशिष्ट समूह के प्रति अभिवृत्तियाँ जिससे अंतर्जातीय, प्रजाति, समुदाय, कार्यालय, स्कूल, सार्वजनिक दल, कारखाना, भाषाई समूह एवं क्षेत्रीय समूह आदि होते हैं। सामान्य विशिष्ट अभिवृत्तियाँ। एक व्यक्ति में अपने माँ के प्रति जो स्नेह एवं श्रद्धा का भाव पाया जाता है, वह उसकी विशिष्ट अभिवृत्तियों का परिचायक है। किंतु अन्य सभी माताओं के प्रति सामान्य रूप से आदर भाव रखना एक सामान्य अभिवृत्ति है। इस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या भाव विशिष्ट अभिवृत्तियाँ, इसी प्रकार किसी भी प्रति घृणा का भाव जिसमें वह ज़्यादा रहता है, उसकी सामान्य अभिवृत्ति होती है। अभी अभिवृत्तियों का महत्व और कार्य। अभिवृत्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, विशेषकर मानव व्यवहार के निर्धारण और निर्देशन में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अभिवृत्तियाँ न केवल हमारे व्यवहारों को प्रभावित करती है, लेकिन उन्हें एक निश्चित दिशा भी प्रदान करती है। व्यक्ति में घृणा, प्रेम, रुचि, अरुचि, राग, द्वेष, आकर्षण, विकर्षण, संबंध, नाम, प्रसाद, आदर, निरादर, सहयोग एवं माता पिता आदि के भाव पाए जाते हैं। इन सभी का कारण अभिवृत्तियों भी होती है।
किसी व्यक्ति को की अभिवृत्तियों को समझाकर उसकी वर्तमान के बारे में पता लगाया जा सकता है और उसके अभिवृत्ति के व्यवहार को प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं एवं उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि इतना ही नहीं बल्कि अभिव्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान की सहायता से दैनिक जीवन में होने वाले अनेक संघर्षों को टाला जा सकता है। अभिव्यक्तियों के महत्व के संबंध में फ्रेंच आदि लेखकों ने लिखा है कि विश्वास और अभिव्यक्तियाँ व्यक्तियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। उसके प्रतिपादन के प्रत्यक्षीकरण कार्यों को अर्थ प्रदान करती है। उसके विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चेष्टाओं में सहायता करती है। इस तरीके से अभिवृत्तियों के महत्व और कार्य के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। अभिवृत्तियों के निम्नलिखित कार्य होते हैं। अभिवृत्ति से अपने आसपास की दुनिया को सुव्यवस्थित करके सरल बनाने और समझने में सहायता मिलती है। अभिवृत्तियों से अपने मूलभूत मूल्यों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। अभिवृत्ति से अपने विषय में अप्रिय सत्य से बचते हुए अपने आत्म अभिमान की रक्षा करने में सहायता मिलती है। अभिवृत्ति में लोगों को समूह के अनुकूल बनने अर्थात समायोजन करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है अभिवृत्तियों का आकलन। अभिवृत्तियों का संबंध व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने वाली पद्धति से होता है। इसका अर्थ स्वयं व्यवहार में नहीं लगाया जाता है, इसीलिए अभिवृत्ति का आकलन करना एक कठिन कार्य होता है। इसका अवलोकन भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे मापन भी कठिन होता है। अभिवृत्ति में शामिल अनुभूतियों एवं संवेगों को मापा नहीं जा सकता है, अतः इसे परीक्षक रूप में ही या अनुमान के आधार पर ही मापा जा सकता है। मनोवृत्तियाँ, आंतरिक प्रवृत्तियाँ या विन्यास से इस प्रकार में उनका आकलन असंभव होता है, लेकिन अभिवृत्तियों से व्यक्ति का बाहरी व्यवहार भी पालित होता है। अतः बाह्य व्यवहार के आधार पर अभिवृत्तियों को मापा जा सकता है। अभिवृत्तियों के माप के लिए यह आवश्यक होता है कि तात्कालिक परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाए। यह नियंत्रण जितना ही अधिक यथार्थ होता है, अभिवृत्ति का आकलन उतना ही सरल होता है। अभियोग्यता की विशेषताएं, महत्व और विशेषताएं एवं महत्व। अभियोग्यता अभियोगिता का एक प्रमुख कारण अभियोगिता के अंतर होता है। अभियोगिता के विभिन्नता होने के कारण ही कोई व्यक्ति घास काटने की योग्यता रखता है तो कोई अभिनेता बनने की चेष्टा रखता है। इस तरह से अलग अलग योग्यताओं के कारण वह अपनी अलग अलग योग्यताएं प्रदर्शित करता है। बालक की मानसिक विशिष्ट क्षमता को अभियोग्यता के नाम से पुकारा जाता है। बालक में विकास व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता में घर पर माता पिता अभियोग्यता के महत्व को समझ सके तो बालक के समुचित विकास हेतु उपयुक्त पर्यावरण तैयार किया जा सकता है, जिसके घर रूपी खान में छिपे हुए बालक रूपी हीरे को अपनी चमक दिखाने की अवसर की अधिक संभावना रहती है। अतः अभियोग्यता मापन का प्रमुख उद्देश्य बालक की छिपी हुई अप्रत्यक्ष
पर्यावरण प्रदान करना होता है जिससे बालक की या व्यक्ति को उसकी अभियोग्यता एवं रुचि के अनुसार शिक्षा दी जा सकती है। अच्छा, और इस अगर हम परिभाषाएं देखें तो इसमें दो प्रमुख विचारधाराएं रखी है। एक विचारधारा है अनुरूप के अनुसार अभियोग्यता जन्मजात अथवा अर्जित है, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार अभियोग्यता एक ग्रुप है अथवा बहुत से गणों का सम्मिलित प्रभाव है। अब जैसे इस तरह से उसके अंदर बता, अभियोग्यता एक स्थिति विशेष है जो समूह है जो इंगित करता है व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान, योग्यता या प्रक्रिया के समूह, जैसे भाषा बोलने की योग्यता, संकलित बनने या यांत्रिक कार्य करने की योग्यता का विकास होता है। जैसे एक लेखक ने कहा है कि अभियोग्यता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रिया को सिखाने की योग्यता है। इस विषय का निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि अभियोग्यता एक गुण नहीं है, बल्कि यह तो बहुत से गुणों का सम्मिलित प्रभाव है तथा विभिन्न अभियोग्यताओं में विभिन्न गुणों के मिश्रणों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा आशय व्यक्ति की उन तत्परता अथवा रुझान से है जो किसी पैसे या कार्य की भावी सफलता पाने के लिए आवश्यक होता है तथा जिसका प्रस्फुटन शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा होता है। विषय की मान्यता है कि अभियोग्यता एक बीजाभूत योग्यता है, अतएव इसके अंतर्गत बहुत से 2-3 तत्व आते हैं। सबसे इस प्रकार अभियोग्यता पहला है कि इसमें किसी योग्यता का ज्ञान को अर्जित करने की तैयारी की जाती है। यह दूसरा है, यह उन योग्यता या ज्ञान की अर्जित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, उनके अर्जन के पश्चात संतोष मिलता है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में भविष्य की ओर संकेत करते हुए योग्य एवं अभियोग्यता में अंतर बताया गया है। योग्यता का संबंध वर्तमान में होता है तथा दक्षताओं के आत्मों एवं शक्तियों जो कि व्यक्ति में अभी है, जो व्यक्ति को कुछ करने की योग्यता बनाती है, कि संकेत करता है। इस तरीके से यह योग्यता इन दोनों में अंतर पाया जाता है। अभियोग्यता की विशेषताएं, अभियोग्यता में अनेक विशेषताएं पाई जाती है। किसी व्यक्ति की अभियोग्यता वर्तमान गुणों का वह समुच्चय है जो उसको भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है। अभियोग्यता किसी वस्तु का नाम न होकर अमूर्त संज्ञा है, चूँकि यह व्यक्तित्व का अंग समझी जाती है, इसीलिए यह व्यक्ति के गुण का विशेषता की ओर संकेत करती है। थर्ड है, अभियोग्यता वर्तमान वस्तु स्थिति होने पर भी भविष्य की ओर निर्देश करती है। यह गुणों का समुच्चय है जो क्षमताओं की ओर संकेत करते हैं। ये परीक्षाएं सीधे भविष्य की सफलता का मापन नहीं करती है। इन परीक्षाओं के आंकड़े इन क्षमताओं के अनुमानित करने का साधन कहलाती है। अभियोग्यता का रुचि, योग्यता एवं संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है। यह व्यक्ति की जन्मजात योग्यता ही नहीं होती, बल्कि किसी कार्य को करने में उसके समयुक्तता के भाव भी अभिव्यक्त करती है। किसी भी अभियोग्यता के विषय में जन्मजात अर्जित गुण के माध्यम से परस्पर संबंध होता है। किसी व्यक्ति के प्रवीणता प्राप्त करने हेतु अभियोग्यता के साथ उन व्यक्तियों की रुचि भी होती है। किसी व्यक्ति में समस्त अभियोग्यताएं सामान्य रूप से विकसित नहीं होती, बल्कि उसमें
व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ सर्वनिष्कृष्ट अभियोग्यता में अत्यधिक अंतर होता है। अभियोग्यताओं में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों की अभियोग्यताओं के अन्य शील गुण की भांति अंतर होना स्वाभाविक है। यद्यपि अभियोग्यताएं स्थिर रहती है, फिर भी इसमें कभी कभी परिवर्तन आ जाता है जो असार्थक होता है। नेक्स्ट है अभियोग्यता का महत्व। किसी छात्र की व्यवसाय निर्देशक देते समय अभियोग्यता अपना विशेष महत्व रखती है। परामर्शदाता इसी के ज्ञान के आधार पर उचित परामर्श देते हैं। छात्रों को किन व्यवस्थाओं में प्रवेश करना चाहिए, यह परामर्श तभी दिया जा सकता है जबकि छात्रों की क्षमताओं या अभियोग्यताओं का ज्ञान होता है। विशेष अभियोग्यताओं की परीक्षाओं की सहायता से जीविकाओं के लिए व्यक्तियों का चयन करने में सुविधा रहती है। इस प्रकार अभियोग्यता परीक्षाएं नियुक्तियों की सहायता भी होती है। इस परिस्थितियों के द्वारा असफल कर्मचारियों की संख्या कम हो जाती है। हमारे देश में व्यक्ति किसी रुचि या अभियोग्यता पर ध्यान दिए बिना ही जीविकाओं में प्रवेश करते हैं। इनका दुष्परिणाम यह होता है कि अधिकांश विभिन्न आजीविकाओं को बदलते पाए जाते हैं। ये किसी एक जीविका में दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता। शक्ति एवं समय का अपव्यय होता है। इस अपव्यय को दूर करने के लिए आवश्यक है कि भारत में अभियोग्य परीक्षाओं का उपयोग सर्वप्रिय होता है। अब नेक्स्ट है अभिक्षमता या अभियोग्यताओं का परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण व्यक्ति की किसी विशेष प्रकार के कार्यों की होती है। कार्य की होने वाली बीजभूत योग्यता का मापन होता है। इसके अंदर मतलब अभियोग्यता में बच्चों को इसके ध्यान की तरफ देना चाहिए कि क्या उसको करना है और क्या नहीं करना है। अब नेक्स्ट है, जैसे इसके द्वारा आपको बताया गया है कि अभियोग्यता के अंदर इसके द्वारा व्यक्ति की भविष्य की संभावनाएं उपलब्धियों का अनुमान लगाया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण कौशल परीक्षण का दक्षता परीक्षण से सर्वथा विभिन्न होता है। कौशल या दक्षता परीक्षण प्राय व्यक्ति की विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुभव से प्राप्त कौशलों का मापन करते हैं। उपलब्ध परीक्षणों में भी विभिन्नता रखते हुए वास्तव में उपलब्धि परीक्षण शिक्षण और छात्रों की किसी विषय में उपलब्धियां सिखाने की मात्रा और गुणात्मकता का मापन करता है, जबकि अभिक्षमता परीक्षण द्वारा छात्र की भविष्य में संभावनाएं उपलब्ध कर अनुमान लगाया जा सकता है कि अभिक्षमता परीक्षण छात्र की भविष्य की सफलता व असफलता के संबंध में कथन करते हैं, परंतु बुद्धि परीक्षण उपलब्धि परीक्षण तथा अभिक्षण परीक्षण एक जैसे कौशलों का योग्यता का मापन किया जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभिक्षमता परीक्षण के क्या क्या प्रकार होते हैं। ये तो आपने इसकी परीक्षण के अभिक्षमता परीक्षण के प्रकार के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। प्रमुख रूप से अभिक्षमता परीक्षणों के दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सामान्य या विभेद
अभिक्षमता परीक्षण। दूसरा है विशिष्ट क्षेत्रों के अभिक्षमता परीक्षण। पहला सामान्य या विभेद परीक्षण की क्षमता। इस प्रकार के परीक्षण मुख्य रूप से माला प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही परीक्षण के आधार पर विभिन्न योग्यताओं का मापन किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के परीक्षण में एक ही परीक्षण की अनेक उप परीक्षण होने तथा प्रत्येक उप परीक्षण किसी न किसी मात्रा में किसी विशिष्ट अभिक्षमता या मापन करता है। इस प्रकार परीक्षण को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर सबसे पहला भाग है दृष्टि श्रवण क्षमता की परीक्षण। यह परीक्षण मकबेरी मानसिक परीक्षण कहलाता है। इस परीक्षण में 7 परीक्षण हैं। प्रथम 3 गति एवं नेत्र हाथ समन्वय से संबंधित है और 4 श्रवण से संबंधित है। जो संपूर्ण फलांग तथा उप परीक्षण सभी के लिए अलग अलग धारणा मानते हैं। दूसरा है पेशी एवं हस्त संबंधी। विद्वांस के अनुसार दक्षता भी अनेक प्रकार की होती है। कुछ में हाथ को बड़ी मांसपेशियों का भी निवारण करना पड़ता है, जबकि अन्य में छोटी मांसपेशियों का, कुछ में अनेक मांसपेशियों का समन्वय करना पड़ता है। जैसे गेंद फेंकने में आँख, उंगली तथा हाथ तथा भुजा आदि की मांसपेशियाँ एवं साथ कार्य करती है। कुछ अंग दक्ष परीक्षण 2 हाथ में होते हैं। दूसरा इस परीक्षण के बारे में लिखा है कि इसमें परीक्षार्थियों को 60 स्तंभ का एक पिंड को छेदने में रखना होता है। यह वह कार्य अत्यंत सोच से करता है। पिंड लाल, नीले तथा पीले रंग के भी हो सकते हैं। इन पिंडों को ध्यान से देख करके उसे सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है इसका सूक्ष्म अंग दक्षण परीक्षण, यानी छोटे छोटे हाथों में सूक्ष्म पेज से छेद करके उसे बताया जाता है। फिर है उंगली दक्षण परीक्षण। इसके अंदर अपने इन धातुओं में ट्रे रखी जाती है और उसमें छेद करके इन सुइयों को छेदों में रखा जाता है। यह परीक्षण 16 तथा 13 वर्ष के आयु के बारे में होता है। नेक्स्ट है दक्षता परीक्षण। इसके अंदर 13 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। यह बेलनाकार होता है, पीतल की सुई के समान होता है और उसे पूर्ण किया जाता है। उसके बाद में योग्यता वाले परीक्षण, जिनमें जो भी योग्यता पाई जाती है वह परीक्षण उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम असेंबली परीक्षण। इसके अंदर इस परीक्षण के अंदर व्यक्ति की योग्यता का मापन किया जाता है। उपकरणों को एक साथ रखने में किया जाता है। इस प्रकार 33 उपकरण साथ में रखे जाते हैं और इसको पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट है फार्म बोर्ड परीक्षण। तो बोर्ड के 64 ज्योमेट्री मैक्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद समान बोध में परीक्षण होता है। नेक्स्ट है अभिदक्षता परीक्षण होता है और क्रिया के परीक्षण होते हैं। क्रिया में लिपिक होता है और शाब्दिक होता है और लिपिक होता है। इस तरह से इनके परीक्षण किए जाते हैं। फिर है मिनेसोटा लिपिक परीक्षण। इसमें शॉर्ट हैंड वगैरह आदि के प्रयोग को किया जाता है और इस तरीके से परीक्षण किया जाता है। उसके बाद ये अभिभेद परीक्षण होता है, लिपिक परीक्षण के साथ ही होता है। वर्गीकरण भी होता है इसका। विशिष्ट क्षेत्रों में अभिक्षण परीक्षण भी होता है। संगीत, कला, नाटक, चित्रकला आदि में कानून आदि का विज्ञापन होता है। इस तरीके से यह आपका अभिवृत्ति की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके क्वेश्चन से इसके प्रश्न ये है कि अभिवृत्ति या पहला लघुत्रात्मक प्रश्न है, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसका दूसरा प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न ये आपके सामने ये है कि अभिवृत्तियों के महत्व एवं कार्यों के बारे में चर्चा
कीजिए। अभिवृत्तियों के आकलन के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, समझाइए। धन्यवाद।